ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट न्यू फ्रेश चैप्टर, है ना। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, जो कि आपके पास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बाद का चैप्टर है। ठीक है, एक नया यूनिट है, दो चैप्टर है इसके में, बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, और इसके बाद इसका एक चैप्टर और है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, है ना। पहले हम प्रिंसिपल और प्रोसेस कैसे करते हैं ये समझेंगे, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे अगले चैप्टर में। क्लियर? चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया था बेटा? कार्ल एरिके नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1919 में, है ना, 1919 में टर्म दिया था बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, है ना, नाम में समझ में आ रहा है बेटा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, है ना। बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी का क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। कैसे? बायोटेक्नोलॉजी आपके पास दो टाइप का आपको समझ में आएगा। एक है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल मींस जो लगातार कई समय पहले से हम करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल रूप से करते आ रहे हैं, वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है। और एक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में जैसे आप ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में आप पढ़े पिछले चैप्टर में कि प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना, ऑर्गेनिक एसिड बना रहे थे हम यूजिंग माइक्रोब्स। क्या क्या बनाए थे? सिट्रिक एसिड, है ना, ऑक्सैलिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड बनाए थे। इसके अलावा इथेनॉल बनाए थे, बेवरेजेस बनाए थे, कर्ड बनाए थे, एंटीबायोटिक बनाए थे यूजिंग माइक्रोब्स। क्या किए थे? फर्मेंटर लिए थे, बड़ा सा वेसल लिए थे, उसके अंदर हमने ग्रो किया था फंजाई को, यीस्ट को ग्रो किया था, इथेनॉल बनाया था, एस्परगिलस, नाइगर, ये सब यूज करके सिट्रिक एसिड बनाया था। ये जो प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स केमिकल है यूजिंग माइक्रोब्स इन ए लार्ज वेसल, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। देन व्हाट इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी? इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को और एक नाम से बोलेंगे आगे जाके हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर इसी को बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमारे में भी ऐसा नहीं बेटा कि बायोलॉजी लेके आप इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कौन सा कोर्स? जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोर्स आप कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैंने बायोलॉजी लेके इंजीनियरिंग किया था। क्लियर है? ठीक है, तो आगे हम बढ़े, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बढ़ रहे हैं बेटा। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप का बायोटेक है। इसको कंबाइन करके, इस दोनों का जो मतलब है उसको यूज करके यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने आपको क्या किया है? डिफाइन किया बायोटेक्नोलॉजी की, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, उसको डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी कवरिंग दोनों को, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके डिफाइन किया, और बोले कि इट इज ए इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, ऑर्गेनिज्म, cells and their parts and molecular analogs for product and services। ये डेफिनेशन किसने दिया है बेटा? ये डेफिनेशन दिया है ईएफबी ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू ईएफबी व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? तो आप बोलोगे इट इज ए इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, ऑर्गेनिज्म, सेल्स, देयर पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसका मतलब सिंपल सा है बेटा कि नेचुरल साइंस, जो आप साइंस समझे, सीखे, बायोलॉजी पढ़े, उसको यूज करना है, ऑर्गेनिज्म को यूज करना है, ऑर्गेनिज्म के सेल को यूज करना है, सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके पार्ट्स को यूज करो, या फिर मॉलिक्यूलर एनालॉग जैसे कि डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स जो सेल में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको यूज करो। किस चीज के लिए? एक प्रोडक्ट बनाने के लिए और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। किसको दोगे ये प्रोडक्ट, किसको दोगे ये सर्विस? हमको देंगे, ह्यूमंस को, है ना, फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ प्रोडक्ट और सर्विस बनाएंगे। कैसे? नेचुरल साइंस को यूज करके, ऑर्गेनिज्म, सेल्स, देयर पार्ट्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग को यूज करके। यही क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर बात? चलो आगे बढ़े अपन। तो आपको एक अगले पेज में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया है और आपको बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है ना। एक है एसेक्सुअल और दूसरा कौन सा है? सेक्सुअल।
रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है? 2 टाइप का है, एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। आपको ये पहले मैं ही पढ़ाया हूं बेटा। एसेक्सुअल में यहाँ पे सिंगल पेरेंट होते हैं, है ना, यहाँ पे सिंगल पेरेंट होते हैं, यहाँ पे 2 पेरेंट होते हैं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्वड, सही है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्लोन्स बनते हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं? क्लोन्स बनते हैं, क्लोन फॉर्म होते हैं, मतलब दे आर जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो प्रोजेनी होता है, दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, पेरेंट से बिल्कुल सेम होते हैं। किसमें? एसेक्सुअल में। जबकि सेक्सुअल में क्या होता है बेटा, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, है ना, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर होने के कारण क्या होता है? वेरिएशन आता है। क्या आता है? वेरिएशन आता है। क्या आता है? वेरिएशन आता है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आपको कोई एक नया कॉम्बिनेशन चाहिए, है ना, आपके पास मान लो कि एक लाल गुलाब है, एक व्हाइट रोज है, दोनों को मिला के आप चाहते हो कि मैं एक ऑरेंज रोज बनाऊं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तो शायद ये दोनों का कैरेक्टर एक नए प्लांट में आ जाए। सही बात है। तो वेरिएशन लाने के लिए, कुछ नए कैरेक्टर को लाने के लिए आप क्या करते हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो, है ना। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो वेरिएशन, यहाँ पे नो वेरिएशन, यहाँ पे क्लोन्स बनते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं होता है। क्लियर है? तो आप क्या करते हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो। और ये टॉपिक को आपको एक चैप्टर में था, इससे पहले एक चैप्टर हुआ करता था स्ट्रेटजीज इन फूड प्रोडक्शन, उस चैप्टर में ये डिटेल में था कि कैसे क्या करना है बोल के। क्लियर? तो वहां पे जैसे एक एग्जांपल अपन ले, एक काऊ है, उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है ना, ये काऊ है, उसका क्या है? मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, इसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, बट इसको डिजीज हो जाता है, इसको बार बार क्या हो जाता है? डिजीज हो जाता है इसका ऊपर। तो डिजीज होने के कारण मिल्क प्रोडक्शन भले अच्छा है, लेकिन डिजीज होने के कारण आधा समय तो ये दूध नहीं देती है। तो इसको आप क्या करोगे? एक बुल लोगे जो कि डिजीज रेसिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग बुल है ना। कैसा बुल लिया आपने? स्ट्रॉन्ग बुल लिया जो कि डिजीज रेसिस्टेंट है। क्लियर? और इसके साथ इसको क्या करवा दो? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवा दो, क्रॉस करवा दो, तो इससे जो नया काऊ आएगा, तो हो सकता है कि उसका मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और वो क्या हो? साथ साथ में स्ट्रॉन्ग भी हो, है ना। आपको पहले प्रॉब्लम हो रहा था कि इसको डिजीज हो जा रहा था, जिसके कारण ये मिल्क प्रोडक्शन इसका कम हो जाता था। आपने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग बुल के साथ इसको क्रॉस करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, हाइब्रिडाइजेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया, तो वेरिएशन आया। क्या वेरिएशन आया? कि जो गाय नई मिली वो मिल्क भी ज्यादा दे रही है और इट इज स्ट्रॉन्ग आल्सो। अब इसको डिजीज नहीं हो रहा है, तो आपको फायदा हो गया। क्लियर है बात? और इसको आप क्या कर सकते हो? इसको बार बार क्रॉस करवा के आप ऐसा काऊ और बना सकते हो, है ना। सेल्फ क्रॉस करके इसको और क्या करा सकते हो? ऐसा काऊ और बना सकते हो जो कि मिल्क भी अच्छा दे और स्ट्रॉन्ग भी हो, सेल्फ क्रॉस करके ऐसा बना सकते हो। क्लियर है? लेकिन आपको ये बोल रहा है कि इसका भी एक दिक्कत है, ऐसे इस तरीके से वेरिएशन लाने का भी क्या है? एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि कुछ अनवांटेड जीन, जैसे यहाँ पे एक जीन था जो कि डिजीज रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता था, है ना, तो स्ट्रॉन्ग बोलता, तो डिजीज रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला जीन इस काऊ में आ गया। लेकिन साथ साथ में क्या होता है? कुछ अनडिजायरेबल जीन, कुछ जीन ऐसे हैं जो आप नहीं चाहते हो कि एक्सप्रेस करें, लेकिन वो भी जीन साथ में क्या हो जाते हैं? यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। तो इसका ड्रॉबैक है, ये कमी है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसका ड्रॉबैक क्या है कि समटाइम्स अनडिजायरेबल जीन्स, आपके चाहते वाले जीन नहीं है, अनडिजायरेबल जीन also express in hybrid, अनडिजायरेबल जीन, है ना, आपके अवांछित जीन, है ना, मनोवांछित फल नहीं है ये अवांछित जीन है। ये आप नहीं चाहते थे कि एक्सप्रेस हो, लेकिन ये एक्सप्रेस हो गया। भले आपका मिल्क भी हो गया, ये स्ट्रॉन्ग भी हो गया, लेकिन साथ में कुछ अनडिजायरेबल जीन्स कैरेक्टर भी क्या हो गए? इस काऊ में आ गए, जो आप नहीं चाहते थे। बिल्कुल सही बात है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा? ध्यान से समझना।
यहाँ पे क्या हो रहा था कि अनडिजायरेबल जीन भी आ जा रहा था, और यहाँ पे आपका एक डिजायरेबल जीन था जिससे डिसीज रेसिस्टेंट होता था, वो भी यहाँ पे आ रहा था। तो ये काऊ क्या हो जा रही थी, स्ट्रांग हो जा रही थी, डिजीज रेसिस्टेंट हो जा रही थी, डिजीज नहीं हो रहा था। लेकिन साथ में गड़बड़ ये हो रहा था कि अनडिजायरेबल जीन आ रहा था। तो अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो जीन है जिससे डिसीज रेसिस्टेंट मिल रहा है, ये काऊ स्ट्रांग हो जा रही है, सिर्फ वही जीन को मैं निकाल लूं और इस काऊ में डाल दूं, मैं पूरा क्रॉसिंग ना कराऊं, सिर्फ क्या करूं, ओनली दैट डिजायरेबल जीन, जो जीन मेरे को चाहता हूं कि मैं इस गाय में आए, वही जीन को लूं और मैं क्या कर दूं, इस काऊ में डाल दूं। तो उसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि द जीन ऑफ इंटरेस्ट, द जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर इसको बोल सकते हो डिजायरेबल जीन, है ना, या फिर इसको बोल सकते हो फॉरेन जीन। फॉरेन मतलब बाहर का, ये गाय का जीन नहीं है, कहीं और से लेके डाल रहे हो, इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन, फॉरेन जीन इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड into the host organism। यहाँ पे होस्ट मतलब जिसमें डाल रहे हैं बेटा जीन, उसको अपन क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे होस्ट को ने फिलहाल हमने एग्जांपल के हिसाब से ये काऊ है, सही है। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली वही जीन जो हमको इंटरेस्ट के हैं, जो हम कैरेक्टर उस गाय में डालना चाहते हैं, वही जीन पकड़े और उसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डाल दिए। आपको ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से आपका बुल तो स्ट्रांग हो रहा था, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे भी आ गए जो आप नहीं चाहते थे आए, है ना, अनडिजायरेबल जीन आ गए थे। इस अनडिजायरेबल जीन ना आए, इसीलिए आपने ये अप्रोच लिया कि आपने सीधा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपको चाहिए सीधा गाय में डाल दिया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या चल रहा है बेटा, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का, हम अभी समा बांध रहे हैं ना, समा बांध रहे हैं कि चैप्टर में क्या करना है, क्या चीज होगा। क्लियर? अब एक बात यहाँ पे समझो, आप ये सब कंसेप्ट सीख रहे हो, है ना, कंसेप्ट। कंसेप्ट है ये कि जैसे मान लिए कि भाई आपके पास ये सेल है और ये सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये क्या है, डीएनए। क्लियर? ये डीएनए हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या हो गया, सेल। क्लियर? अब इस सेल में इस डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, आपको रेप्लिकेशन पढ़ाए थे। आपको जब रेप्लिकेशन पढ़ाए थे तो बोले थे कि डीएनए रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसको आप बोलते हो ओराई। क्या बोलते हो, ओराई। ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक सीक्वेंस है, यहीं से रेप्लिकेशन क्या होता है, इस डीएनए का डबलिंग क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्लियर? अगर किसी डीएनए के पास ये सीक्वेंस नहीं है तो उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरा डीएनए अंदर डबल हो तो क्या होना चाहिए, उसके पास ओराई होना जरूरी है। बिना ओराई के उसका रेप्लिकेशन, उसका डुप्लीकेशन मतलब उसका जीरोक्स नहीं बनेगा। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। मान लेते हैं अपन कि एक जीन है ये वाला, ये आपका डिजायरेबल जीन, ठीक है। डिजायरेबल मतलब आपका वांछित जीन है जिसको आप डालना चाहते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, इस डीएनए को आप कहां डालना चाहते हो, इस सेल में डालना चाहते हो। क्लियर है? अब ये जो डीएनए है इसमें ओराई नहीं है, इसमें ओराई नहीं है ना, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे डालूं तो ये सेल के अंदर घुस के क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। क्लियर? दूसरा तरीका ये है कि सेल के अंदर के आपके न्यूक्लियस में गया, ये यहाँ आपका डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है, तो भी ये क्या होगा, थोड़े समय एक्सप्रेस होगा और उसके बाद काम नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। मतलब क्या है बेटा, जब तक ये आपका जो डीएनए है ना, आपका जो जीनोमिक डीएनए है, इस डीएनए में ओराई है, इस डीएनए में ओराई है मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तभी तो अपन जब सेल डिवीजन होता है, इस सेल से जब डिवीजन होकर दो सेल बनेगा, मान लो कि ये सेल डिवीजन हुआ तो आपको क्या मिला, दो सेल मिला।
इस दो सेल में ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, डीएनए। सही। तो ये दोनों सेल को डीएनए कहां से मिला, इस डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था आपके डीएनए में, इससे रेप्लिकेशन होके डबल कॉपी बना, एक कॉपी इसको दिया गया, एक कॉपी इसको दिया गया। क्लियर है। तो इसका मतलब, और आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर ये बाहर पड़ा हुआ है तो ये बाहर जो पड़ा हुआ डीएनए ये यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका रेप्लिकेशन नहीं हुआ, वो एक ही कॉपी रह गया, वो डबल हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं था। क्लियर है पॉइंट। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने डाला है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं था, तो जब डबलिंग का समय आएगा तो वो डबल नहीं होगा। डबल नहीं होगा तो नीचे जो डॉटर सेल बनेंगे, है ना, ये डॉटर सेल, पुत्री कोशिका, डॉटर सेल, ये यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। अब ट्रांसफर नहीं हुआ तो नए सेल में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट से जो प्रोटीन बनता था बनेगा क्या? जब जीन ही नहीं गया तो प्रोटीन कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा है कि जो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको जाके आपके जीनोमिक डीएनए के अंदर घुसना पड़ेगा, है ना। मान लो इस जीनोमिक डीएनए में जाके ये यहाँ पे जाके बीच में इसको यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट घुस गया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट घुस गया, है ना। मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेट्स टू जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए मतलब आपके सेल का जो डीएनए है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था और आपके डीएनए में जाके ये वाला जीन का टुकड़ा जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये बीच में घुस गया। अब क्या होगा, जब आपके डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो साथ साथ में जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने डाला है उसका भी रेप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब सीधा है, मतलब ये है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इट शुड गेट इंटीग्रेट्स टू द जीनोमिक ऑफ डीएनए, जीनोमिक डीएनए उसमें इंटीग्रेट होना चाहिए सो दैट इट कैन रेप्लिकेट, उसका क्या हो, रेप्लिकेशन हो, और रेप्लिकेशन होगा, इस बार ये अंदर है तो इसका रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों सेल में भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने एक्स्ट्रा जीन डाला है बाहर से वो भी दोनों सेल में जाएगा, अगर इस जीनोमिक डीएनए में वो जाके इंटीग्रेट हुआ है ना। इसका आउटकम क्या है, फाइनल ये चीज है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट शुड हैव, उसके पास होना चाहिए क्या, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ताकि वो नए सेल में जा सके। क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक हम कंप्लीट किया। ठीक है। अब यहाँ से हम आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे, देखते हैं। चलो इसको एक बार 2 मिनट देखो फिर हम आगे मूव करेंगे। अब एक ओवरव्यू लेते हैं बेटा कि हम इस चैप्टर में कैसे करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियर है क्या चीज, इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, समझते हैं कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप समझो कि डिजीज है डायबिटीज, है ना। डायबिटीज बोल के सुने होंगे, हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, है ना। इसी को नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि शुगर हो गया है, क्या बोलते हैं, शुगर हो गया है बोलते हैं, है ना। शुगर हो गया है मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है, बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है, एक हार्मोन है बेटा पैंक्रियास के बीटा सेल से बनता है, पैंक्रियास के बीटा सेल से बनता है, जिस हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है। क्लियर। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा, मान लो बीटा सेल से इंसुलिन नहीं बन रहा है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा क्या, नहीं होगा। नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्लूकोज क्या है, शुगर है ना, तो शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए अपन कॉमन भाषा में इसको अपने आसपास में क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। और ये जो डिजीज है
इसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। क्लियर है? अगर इस पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट को अपन कैसे ठीक कर पाएंगे, जिसके पास बिल्कुल इंसुलिन नहीं बन रहा है, उसको ठीक करने के लिए क्या ऑप्शन है, इस पेशेंट को आप इंसुलिन दे दो बाहर से। क्या दे दो, इंसुलिन दे दो। अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है बेटा, एक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है। क्लियर है? तो इसको अब कहां से दे, इस पेशेंट को, इस पेशेंट को इंसुलिन देंगे तो इसका ग्लूकोज लेवल ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको इंसुलिन दे कहां से? इंसुलिन तो क्या है, एक हार्मोन है, प्रोटीन है, जो कि पैंक्रियास से बनता है, बीटा सेल से, और कहां बनता है, आपके बॉडी में बनता है। अब किसी की बॉडी में नहीं बन रहा है तो उसको कहां से इंसुलिन दे? अब मेरे से लेके थोड़ी देंगे, मेरे में भी लिमिटेड बन रहा है। क्लियर है बात? तो इंसुलिन हम कहां से दे सकते हैं, अगर इस प्रोटीन को मैं कहीं बाहर बनवा लूं, मैं कहीं बाहर बैक्टीरिया वैक्टीरिया बनवा लूं और बनवा के वहां से इंसुलिन निकाल लूं, इकट्ठा कर लूं, फिर किसको मधुमेह, हाँ ले लो इंसुलिन, उसको दे दिए। क्लियर? तो वो इंसुलिन जो बनाएंगे हम बाहर, वो किसका हेल्प से बनाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाएंगे। क्लियर है? तो उसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, वो चीज को समझो आप। ठीक है? तो मेरे पास सबसे पहले तो आपका ह्यूमन सेल के अंदर में आपको क्या मिल जाएगा, ह्यूमन सेल में, जैसे ये ह्यूमन सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, इस डीएनए में आपको क्या मिल जाएगा, इंसुलिन का जीन मिल जाएगा। इंसुलिन का क्या मिल जाएगा, जीन मिल जाएगा, जिससे क्या बनता है, इंसुलिन हार्मोन बनता है। ठीक है? तो फिलहाल मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इंसुलिन बनाना चाहता हूं, है ना, क्या बनाना चाहता हूं, इंसुलिन बनाना चाहता हूं। तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंसुलिन जीन होगा, है ना। डिजायरेबल जीन क्या होगा, इंसुलिन जीन होगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंसुलिन जीन। तो ये जो जीन है बेटा, ये जीन क्या हो गया, डिजायरेबल जीन हो गया। ये जीन क्या हो गया, डिजायरेबल जीन, या फिर इसी को आप बोल सकते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इस जीन को मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूं कि इसको, इस जीन से ये हार्मोन, ये प्रोटीन हार्मोन कहां बने, बैक्टीरिया में बने। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस जीन को बैक्टीरिया में डालना पड़ेगा, है ना। तो डालने के लिए मेरे को कोई ले जाने वाला चाहिए। क्या चाहिए, कोई ले जाने वाला चाहिए। तो जो ले जाएगा उसको अपन कैरियर बोलते हैं। कैरियर मतलब ले जाने वाला, है ना। जैसे मतलब साइकिल में कैरियर होता है, पीछे पीछे बैग टांग देते हैं, ले जाते हैं। तो कैरियर क्या करता है, ले जाता है। तो उसी को अपन कैरियर बोलते हैं। कैरियर का एक और नाम है वेक्टर। ठीक है? तो वेक्टर यहाँ पे जनरली अपन आगे पढ़ेंगे, वेक्टर प्लाज्मिड होता है। क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। और भी वेक्टर होते हैं, प्लाज्मिड एक एग्जांपल है। जैसे ये प्लाज्मिड होता है, आगे बताएंगे आपको प्लाज्मिड क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी आउटलाइन देख रहे हैं, क्लियर। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये डीएनए मैंने निकाला और यहां से क्या करूंगा, मैं इंसुलिन का जीन कट करके बाहर निकाल लिया। ये इंसुलिन जीन, डबल स्टैंडर्ड इंसुलिन जीन को इतने बड़े डीएनए से, मेरा छोटा सा जीन को मैंने कट करके क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब इस कट करके इसको यहां से कट करूंगा, ये यहां से कट हो जाएगा। कट होने के बाद इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे इंसर्ट कर दूंगा। तो ये मेरा बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया इस वेक्टर में। ये वेक्टर है, क्या है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा इसके अंदर चला गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं बैक्टीरिया में डाल दूंगा। इस वेक्टर को मैं क्या करूंगा, जिसमें मेरा जीन है उसको मैं क्या कर दूंगा, बैक्टीरिया में डाल दूंगा, जिसको बोलेंगे अपन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन किए तो ये रहा आपका बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की आपका खुद का जीनोमिक डीएनए, और ये रहा प्लाज्मिड जो आपने डाला है। इस प्लाज्मिड में ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये घुस गया, घुस गया। अब ये यहाँ पे क्या करेगा बेटा, इसका अनुलेखन, अनुमोदन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होगा और इससे प्रोटीन बनेगा। इससे कौन सा प्रोटीन बनेगा, इंसुलिन प्रोटीन बनेगा। ठीक है? अब ऐसे बैक्टीरिया क्या करेंगे, आपका इंसुलिन प्रोटीन बनाएंगे और बाद में इन्हीं बैक्टीरिया को मार के आप क्या कर लेना, इंसुलिन ले लेना, बाहर निकाल लेना। क्लियर? तो इसी को हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ये जो समझे आप कि डिजायरेबल जीन को आपको बैक्टीरिया में डालना है, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोल रहे हैं, होस्ट। जिसमें जीन डालेंगे, जो आपका जीन को रखने वाला है, उसको होस्ट बोलते हैं। होस्ट मतलब बेसिकली मैं अपने मतलब जैसे मेहमान आते हैं तो घर वाले क्या हो जाते हैं, होस्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये मेहमान आया है,
तो मेहमान के लिए होस्ट कौन है? बैक्टीरिया। क्लियर? चलो अब यहाँ पे आप क्या देखें कि सर ये तो बहुत हल्का हल्का बता दिए है ना। अभी क्या है, डीएनए निकाले, कैसे निकालेंगे? डीएनए कैसे, डीएनए पड़ा हुआ है मेरे को निकाल लो, कैसे निकालेंगे? बाजू में ऊपर में सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट में देखिए तो सेल वॉल है। क्लियर? सबको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ोगे तभी तो अंदर से डीएनए निकालोगे। तो डीएनए कैसे निकालेंगे इसको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। आगे देखिए ये बड़ा सा डीएनए में से अपना जीन कट करके निकाल लिए, कैसे कट करेंगे? डीएनए सर न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, डीएनए से आपका जीन को कैसे कट कर लोगे? कौन सा एंजाइम से कट करोगे? कहाँ पे कट करोगे? कैसे पता लगेगा जीन कहाँ पे? उसके बारे में यहाँ देखेंगे। क्लियर? अब ये जीन का नंबर बहुत कम है, आपको क्या चाहिए? जीन बहुत सारा चाहिए। ये जीन का नंबर आपने जो निकाला 2 4 5 10 निकाल लिया मान लो, आपको चाहिए लाखों में। तो सर 2 से आप इतना नंबर कैसे बढ़वाओगे, है ना? उस जीन का नंबर कैसे बढ़वाओगे? अब हम पढ़ेंगे टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना? उससे अपन क्या करेंगे? एम्पलीफाई करेंगे। तो वो चेन रिएक्शन के बारे में यहाँ समझेंगे। उसके बाद फिर आप क्या किए? आपने वेक्टर लिया। क्या लिया? वेक्टर, जिसमें आपने जीन डाला अपना, जो आपके जीन को लेके जाएगा, इसलिए उसको कैरियर और वेक्टर बोले थे, है ना? वेक्टर। तो ये जीन को, इसको भी आपने काट दिया और काट के इसको डाल दिया। काटेंगे कैसे इसको, और इसको डाल के फिर ये वापस जुड़ेगा कैसे, कौन कौन सा एंजाइम लगेगा, वो इसमें देखेंगे आप। क्लियर है? उसके बाद फिर इसको यहाँ पे बैक्टीरिया में डालेंगे। तो बैक्टीरिया के सर ऐसे खोल के बैठा हुआ है कि हाँ डीएनए डाल दो, नहीं। तो उसको डालने के भी क्या है? तरीके हैं। उसको तरीके का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, इस वेक्टर को बैक्टीरिया में कैसे इंसर्ट करेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। क्लियर है? और इतना देखने के बाद आप फिर क्या देखोगे कि इसको, जो आपका ये प्रोटीन बन रहा है, इसको निकालेंगे कैसे लास्ट में। और जैसे ही प्रोटीन को निकाल लोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस इतना ही देखना है। टोटल 7 स्टेप में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। वो कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा 7 लाइन। ठीक है? तब तक अपन क्या कर रहे हैं? इसके आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलो चलो आगे बढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी, है ना? इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी। पहली बात तो समझ लो, रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या होता है? वर्ड बाय वर्ड लेते हुए चलना है। ठीक है? रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट मतलब इट्स ए मिक्सचर, हाइब्रिड है, हाइब्रिड, है ना? जैसे मैं आपको बोला बेटा ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है? डीएनए है ना? तो इसका खुद का डीएनए है। इसमें आपने क्या किया? इसमें बीच में इसमें काट के आपने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो क्या ये हाइब्रिड नहीं बन गया? प्लाज्मिड का वेक्टर का खुद का डीएनए था, उसमें आपने एक नया डीएनए डाल दिया बीच में, बाहर से निकल ला के, तो हाइब्रिड बन गया ना? इसी हाइब्रिड को अपन क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इसी पे बेस्ड है। इसी टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर और बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो? जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो? ये आप अल्टर द केमिस्ट्री, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए और आरएनए, है ना? उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट, इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट, और होस्ट में डालने से 10 चेंजिंग द फिनोटाइप, चेंजिंग द फिनोटाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। समझना है जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक, जेनेटिक मतलब डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, है ना? अनुवांशिक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक, है ना? इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है? आप देखो इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिसिटी आके ठीक कर रहा है, लगा रहा है, वायर जोड़ा, नया बना दिया, कुछ कर दिया, नए नए टाइप का लाइट आ रहा है, दुनिया भर चीज आ रहा है। मैकेनिकल इंजीनियर एक से एक मशीन बना रहे हैं, नया नया चीज बना रहे हैं।
हमको हमारे पास क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमको हमारा बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे डीएनए आरएनए। तो हमारे पास इंजीनियरिंग करने के लिए क्या चाहिए, डीएनए और आरएनए। तो आप क्या करोगे, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए और आरएनए। केमिस्ट्री किसका, डीएनए और आरएनए का। डीएनए और आरएनए में क्या केमिस्ट्री है, डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं, डीएनए बना होता है बेटा न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में आपके पास क्या है, ए टी जी सी, ये 4 टाइप है। इन्हीं चारों को आप क्या करना है, थोड़ा बदलाव करना है, मॉडिफाई करना है ना, बदलाव करना है, मॉडिफाई करना है। उसी को बोलते हैं अल्टर द केमिस्ट्री, है ना। अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए आप अल्टर किए, है ना। जैसे हमने प्लाज्मिड निकाला था, इस प्लाज्मिड में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया, डाल दिया, बदलाव किया। अब इसको क्या करो, इसको होस्ट में डाल दो। कहां डाल दो, होस्ट में। होस्ट कौन है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में डाले होस्ट, है ना। जैसे मान लो होस्ट में डाल दिए, होस्ट में डालने से क्या होगा, ये प्रोटीन क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट से प्रोटीन बनेगा। और ये प्रोटीन से क्या होगा, कोई ना कोई कैरेक्टर क्या होगा, कंट्रोल होगा। कैरेक्टर क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो द चेंजिंग द फिनोटाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, जिस भी ऑर्गेनिज्म में आप डाल रहे हो उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर है। जैसे आप समझो एक एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल आप समझो, जैसे एक्वेरियम में बेटा थोड़ा छोटा मछली आता है। कुछ मछली उसमें ऐसा होता है, लाइट बंद करके, लाइट उसमें पूरा अंधेरा करके थोड़ा लाइट दोगे तो चमकता है। कैसे बनाया है, उसमें क्या कर सकते हैं आप, एक फ्लोरोसेंट जीन, चमकने वाला जीन और जीन लेके आपने उसमें डाल दिया, मछली में डाल दिया। तो पहले मछली चमकता था क्या, नहीं चमकता था। लेकिन अब फ्लोरोसेंट जीन डाला है, जो जीन क्या होता है, लाइट देने से चमकता है। उसका जो प्रोटीन बनता है उससे वो चमकता है। तो लाइट देने चमक रहा है, तो क्या उसका कलर फिनोटाइप चेंज नहीं हो गया। फिनोटाइप मतलब आउटर अपीयरेंस, दिखने में कैसा है, वो बदलाव आ गया, है ना। तो फिनोटाइप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए आपको इंजीनियरिंग करना है। अब कोई भी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, उनके पास क्या है, जेसीबी है, ले गए, है ना, इंजीनियरिंग चालू कर दी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाना, नट, पेचकस सब कुछ लेके आता है। वैसे ही हमको उसको क्या बोलते हैं बेटा, टूल्स बोलते हैं। उनका क्या बोलते हैं, उसको टूल्स बोलते हैं। तो आप भी अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको भी टूल्स लगेगा, है ना, आपको भी टूल्स लगेगा। तो हमारा टूल्स बेटा नट पाना ये सब नहीं होगा। हमारा टूल्स क्या होगा, अलग ही होगा। हमारा टूल्स क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। हमारे टूल्स क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, टूल्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, टूल्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स देखें, क्या क्या टूल्स लगे। ठीक है, तो टूल नंबर 1, सबसे पहला नंबर 1 आपको क्या लगेगा, एंजाइम्स लगेगा। टूल नंबर 1 क्या लगेगा, एंजाइम लगेगा। ठीक है, एंजाइम देखो क्यों लगेगा, पहली बात तो ठीक है, फॉर पहला एंजाइम क्यों लगेगा, फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आपको बोले थे ना, आपका सेल में डिजायरेबल जीन है, उसको डीएनए को निकालेंगे, तो वो डीएनए निकालने के लिए क्या लगेगा, आपको एंजाइम लगेगा। अब मान लेते हैं जो आपका डिजायरेबल जीन है, डिजायरेबल जीन या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट, मान लेते हैं अगर प्लांट में है, कहां पे है भैया, प्लांट में। तो प्लांट में क्या सेल वॉल होता है, होता है। तो क्या सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, हाँ तोड़ना। डीएनए अंदर न्यूक्लियस में है तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ोगे तभी तो न्यूक्लियस निकलेगा, और न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो डीएनए निकलेगा। तो डीएनए निकालना है तो तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का और पैक्टिन का, ये तीनों का बना होता है। तो इनको तोड़ने के लिए जो एंजाइम लगेंगे वही एंजाइम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। प्लांट के सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, सेल वॉल को लाइसिस करने के लिए आपको लगेगा सेलुलेज। क्या लगेगा, सेलुलेज लगेगा। और क्या लगेगा, हेमीसेलुलेज। और क्या लगेगा, पैक्टिन लगेगा। क्या लगेगा, पैक्टिन। क्लियर है, सिंपल सा। देखो एंजाइम के पीछे एज लगा होता है, क्या लगा होता है, एज लगा होता है। ठीक है, आपको पता है प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, एंजाइम लगेगा सेलुलेज।
हेमीसेलुलोज का बना होता है एंजाइम लगेगा हेमिसेल्युलेज। और पेक्टिन का बना होता है, पेक्टिन को तोड़ने के लिए एंजाइम लगेगा पेक्टिनेज। ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे, प्लांट के सेल वॉल को तोड़ देंगे। सेलुलेज सेलुलोज को तोड़ देगा, हेमीसेलुलेज हेमीसेलुलोज को तोड़ देगा, पेक्टिन पेक्टिनेज पेक्टिनेज किसको तोड़ देगा, पेक्टिन को तोड़ देगा। सब टूट गया, आपका डीएनए क्या आ गया, बाहर आ जाएगा। क्लियर है? चलो और देखते हैं आगे। प्लांट है, अब मान लेते हैं कि फंजाई है, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां पे है, फंजाई में है। तो फंजाई का वॉल किसका बना होता है, फंजाई का सेल वॉल बना होता है, सेल वॉल बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और काइटिन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम लगेगा उसको बोलेंगे काइटिनेज। उसको क्या बोलेंगे हम, काइटिनेज बोलेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। फंजाई के अलावा बैक्टीरिया हो सकता है, हो सकता है कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहां पे है, बैक्टीरिया में है। तो बैक्टीरिया को सेल वॉल के तोड़ने के लिए आपको लगेगा लाइसोजाइम। क्या लगेगा, लाइसोजाइम। मान लिए कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ह्यूमन में है, तो ह्यूमन में है तो क्या लगेगा, ह्यूमन में लगेगा आपको लाइपेज, है ना। ह्यूमन का सेल वॉल किसका बना होता है भैया, लिपिड मेम्ब्रेन का बना होता है। और लिपिड फैट मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए लाइपेज इज द बेस्ट एंजाइम। क्लियर है? तो इतने एंजाइम से आप क्या कर सकते हो, अगर प्लांट है तो ये एंजाइम यूज करो, फंजाई है तो कैटिनेज यूज करो, बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम, ह्यूमन है तो लाइपेज। ऐसे एंजाइम यूज करके आप सेल वॉल को ब्रेक करके डीएनए को क्या कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। क्लियर है? चलो आगे देखो। आगे देख रहे हैं सेकंड नंबर, आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया। अब उसके बाद फॉर कटिंग द डीएनए, फॉर कटिंग द डीएनए। ठीक है, मैं बोला था ना बेटा डीएनए निकाले, वहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट काट के बाहर निकाल दिए छोटा सा। क्लियर है? फिर वो वेक्टर को भी काट दिए थे, तो काटने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा वो देख रहे हैं। क्लियर है? तो फॉर कटिंग द डीएनए आपको लगेगा एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, क्या लगेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगेगा। इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे लंबा यही पढ़ना बेटा इस चैप्टर में। अगर आपको बायोटेक चैप्टर ये एंजाइम नहीं खोजा गया होता तो बायोटेक चैप्टर ही नहीं होता। ठीक है, इस एंजाइम के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? बायोटेक्नोलॉजी में, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस एंजाइम के बिना कुछ नहीं। जैसे आजकल जेसीबी के बिना कोई खुदाई नहीं होता है, वैसे इस एंजाइम के बिना आरडीएनए टेक्नोलॉजी नहीं होता। क्लियर? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम समझ रहे हैं। तो हम पहले क्या बोल रहे हैं बेटा कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड को लाइस करने वाला, है ना, ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस भी क्या है, दो तरीके का होता है। सेल में न्यूक्लियस भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लियस। क्लियर? एंडोन्यूक्लियस वो है बेटा, जैसे ये डीएनए है, मान लो इतना बड़ा डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर कोई एंजाइम इसको आके अंदर से बीच में कहीं काट दे, है ना, अंदर से बीच में कहीं भी काट दे, उसको आप क्या बोलते हो, एंडोन्यूक्लियस। क्लियर? ये 5 डेज, ये 3 डेज, ये 5 डेज, ये 3 डेज, अंदर में कहीं भी काट दे, यहाँ कहीं भी काट दे, तो क्या बोलोगे, एंडोन्यूक्लियस बोलोगे। तो एक्सोन्यूक्लियस किसको बोलोगे, एक्सोन्यूक्लियस मान लो कि ये आपका डीएनए है, ये 5 डेज, ये 3 डेज, ये 5 डेज, ये 3 डेज, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर वो साइड से यहाँ 5 डेज एंड से एक-एक न्यूक्लियोटाइड को तोड़ के निकाल रहा है, या फिर 3 डेज एंड से एक-एक न्यूक्लियोटाइड को तोड़ के निकाल रहा है, बाहर से तोड़ रहा है, इधर से तोड़ रहा है, बाहर से एक-एक न्यूक्लियोटाइड तोड़ रहा है डीएनए का, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्सोन्यूक्लियस बोलोगे। क्लियर? अब इस एंडोन्यूक्लियस में एक स्पेशल टाइप होता है जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये एक स्पेशल टाइप है। तो एंडोन्यूक्लियस मतलब आपको क्लियर है कि अंदर जाके काटेगा, लेकिन एंडोन्यूक्लियस कहीं भी अंदर में कहीं भी काटते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है,
ये एकदम स्पेसिफिक जगह में जाके काटता है ना, स्पेसिफिक जगह में, इसका लोकेशन फिक्स है, इसको यहाँ जाके काटना है, कहीं भी जाके अंदर काटेगा लेकिन कहीं भी नहीं काटेगा, एक स्पेसिफिक साइट में जाके काटता है, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस which makes a cut at very specific site, at very specific site are known as restriction endo। उसी इंजाइम को हम क्या बोलते हैं, restriction endonuclease बोलते हैं, restriction endonuclease बोलते हैं, क्लियर। endonuclease which makes a cut at very specific site is known as restriction endonuclease, क्लियर। आगे देख रहे हैं, this specific site, ये जो specific site में कट कर रहा है, this specific site is known as restriction site, restriction site। ये जो स्पेसिफिक साइट जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जाके बेटा कट करेगा, उसी साइट को नाम दिया गया है रेस्ट्रिक्शन साइट, क्योंकि वो साइट कौन पहचानता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पहचानते हैं उसको, तो इसलिए उस साइट का नाम ही दे दिए रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन साइट का जो लेंथ होता है, इट इज यूजुअली 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड लेंथ, 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं। जो स्पेसिफिक साइट है, मैं बोल रहा हूँ डीएनए में स्पेसिफिक साइट है, ये बेटा 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं, बस इससे ज्यादा बड़े नहीं होते, 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड के लंबे ही होते हैं, ठीक है। और आगे देख रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर, याद रखोगे खास, पैलिंड्रोमिक इन नेचर, पैलिंड्रोमिक इन नेचर, ये वर्ड है बेटा पैलिंड्रोमिक नेचर के होते हैं कौन, रेस्ट्रिक्शन साइट। मतलब क्या है पैलिंड्रोमिक का, इसको समझो। पैलिंड्रोमिक का मतलब ये है, जैसे आप देखो ये, इसको आप पढ़ो, ये हिंदी में लिख रहा हूं, डालडा, आप इधर से पढ़ो और इधर से पढ़ो, दोनों साइड से क्या आ रहा है, डालडा आ रहा है ना, डालडा, दोनों साइड से क्या आ रहा है, डालडा। ऐसे वर्ड जो दोनों साइड से क्या हो, सेम रीड करें, उनको आप क्या बोलते हो, पैलिंड्रोमिक बोलते हो। और एक एग्जांपल देखो, मलयालम, MALYA, मलयालम, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में था, एक तो सारे इंग्लिश में बता दो, तो ये रहा आपके लिए इंग्लिश वाला मलयालम। इधर से भी पढ़ोगे तो मलयालम, ठीक है, इधर से भी पढ़ रहे हैं, क्या आ रहा है, मलयालम साउंड कर रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो, पैलिंड्रोमिक बोलते हो, क्लियर। तो रेस्ट्रिक्शन साइट का एग्जांपल अपन देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट कैसे पैलिंड्रोमिक, इसको समझते हैं। एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, एक एंजाइम में बेटा EcoR1, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका जो सीक्वेंस है, जिसको ये एंजाइम जहां जाके कट करता है, उस सीक्वेंस को हम लिख रहे हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। इस सीक्वेंस का नेचर है GAATTC, क्लियर, GAATTC, ये 5 डेज, ये 3 डेज, ये 5 डेज, ये 3 डेज। आपको डीएनए का डायरेक्शन हमेशा 5 डेज टू 3 डेज रीड करना है। किधर से, 5 डेज से स्टार्ट करोगे और 3 डेज रीड करोगे। आप रीड करो, यहाँ से 5 डेज है, रीड किए GAATTC, फिर इधर से रीड किए, नीचे से देखिए GAATTC, कैसा है, दोनों साइड से सेम है। इधर से पढ़े तब भी GAATTC, इधर से पढ़े तब भी क्या, GAATTC। इसी सीक्वेंस को, ऐसे नेचर को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पैलिंड्रोमिक बोलते हैं, क्लियर है। एग्जांपल EcoR1 का, ये सीक्वेंस भी आपको याद करना है। इस एंजाइम का, ये खास एंजाइम है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंजाइम यही है, तो इसका सीक्वेंस आपको ये वाला याद करना है।
क्लियर कि G AA TC किसका सीक्वेंस है, EcoR1 का। आप लेंथ देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, हमने लिखा था 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड लंबा हो सकता है। ये एग्जांपल आप देखें, ये एग्जांपल में क्या देखें कि 4 से 6 ये कितना है, 6 न्यूक्लियोटाइड लंबा है रेस्ट्रिक्शन साइड। ऊपर से पैलिंड्रोमिक बोले थे, हाँ पैलिंड्रोमिक निकला G AA TC। क्लियर। आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे EcoR1 इस एंजाइम का आप सिर्फ इतना याद करो GAA, इतना याद कर लोगे, बाकी ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। क्लियर। जैसे GAA याद है, गा याद हो गया। ए के बाजू में क्या लगाओगे, T। ए के साथ कौन ज्वाइन करता है हमेशा, है ना, डीएनए पढ़े होगे तो ए के साथ हमेशा कौन ज्वाइन करता है, T ज्वाइन करता है, और G के साथ C, बस वही करता है। ए के बाजू में T, इस ए के बाजू में T, इस G के बाजू में इधर C, बन गया GAATC। अब ये आपको पता है पैलिंड्रोमिक है, यहाँ से लिख डालो, या फिर इसको C के बाजू में कौन आएगा, C के नीचे C किसके साथ बाइंड करेगा, G के साथ। ठीक है, ये A के साथ, ये A के साथ, ये T के साथ, ये T के साथ, ये। तो आप इतना याद करते हो तो बाकी तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। क्लियर है। अब GAA याद कर लिए तो आपको क्या करना है, A के साथ T होता है, A के साथ T होता है, G के साथ C होता है, ऐसा लिखे, फिर सेम सीक्वेंस को इधर से लिख डालो, या फिर कंप्लीमेंट्री कर लो, C के साथ G होता है, T के साथ ये होता है, लिख डालो, हो गया, याद हो गया। क्लियर। आगे बढ़ो। हिंट 2 was the first restriction enzyme isolated, है ना। हिंट 2 जो है बेटा, इट इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा मिला था, तो आप क्या बताओगे, हिंड 2, है ना। जय हिंद वाला होता है ना, वैसे वाला हिंद 2 इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड। क्लियर है। यहाँ तक अपन क्लास करके आज के लिए छोड़ रहे हैं बेटा, है ना। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो। आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का बहुत सारा चीज देखना बाकी है, उसको देखते हुए ही आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप इतना याद करो कि ये सब नेचर होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, न्यूक्लियस है क्या नहीं है, ये सब डिटेल में आप याद रखो। ये सब एंजाइम को भी याद रखो, इसके बिना काम नहीं बनेगा, इतना आप याद रखो। कल कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का और क्या क्या प्रॉपर्टी है, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।